गाइस, इससे पहले हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर लिखने के बाद ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मिस अमीना ने हमें ओमान से शेयर की है और ये बताती हैं कि ये लोग पिछले 27 या 28 सालों से वहाँ पे मुकीम हैं। इनका पाकिस्तान के अंदर जो ताल्लुक़ था वो सक्खर से था। ये बताती हैं कि शुरू शुरू में जब हम सक्खर गए थे तो हमारे पास पाकिस्तान में कोई घर वगैरह मौजूद नहीं था, लेकिन जब ओमान जाने के बाद हमारे हालात आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होते चले गए तो हम लोगों ने कुछ पैसा जमा करके सक्खर में एक छोटी सी जगह खरीदी और वहाँ पे एक मकान की तामीरात करवाईं। जाहिर सी बातें, साल के अंदर एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा हमारा पाकिस्तान आना होता था, तो जब भी हम पाकिस्तान आया करते थे तो उस घर के अंदर रुका करते थे। अगर आप बाकी साल की बात करें या बाकी टाइम की बात करें तो ये जो घर था मुकम्मल तौर पे लॉक रहता था। हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को हिफाजत के लिए रखा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी थी कि वो रोज़ाना आता, यानी ख़ास तौर पे रात के औकात में घर के बाहर अपनी ड्यूटी अंजाम देता और सुबह होते ही वो अपने घर के लिए रवाना हो जाया करता था। अब हमारा जो घर बना था इसके बराबर में पहले से एक घर तामीर शुदा था जो कि एक फ्लोर पे मुश्तमिल था और उसके ऊपर छत मौजूद थी। अजीब बात यह थी कि हमारे घर की तरह ये घर भी सालों से खाली था और कहा जाता था कि कभी कभी यहाँ पे कोई किराएदार आता है, रुकता है और कुछ अरसे के बाद यहाँ से चला जाया करता है। अब ऐसा क्यों होता था? यहाँ पे लोग रुक नहीं पाते थे और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अब हमारा जो घर था, क्योंकि वो उस घर के साथ मिला हुआ था, तो जब हम अपनी सीढ़ियों के रास्ते से फर्स्ट फ्लोर पे या फिर सेकंड फ्लोर पे या फिर छत पे जाया करते थे तो इन सीढ़ियों के ज़रिए जो बराबर वाली छत थी ये मुकम्मल तौर पे नज़र आया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब से तकरीबन 12-13 साल पहले जब मैं यहाँ पे अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के हमरा रुकने के लिए आई हुई थी, तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है। लिहाजा कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि मैं छत पे चले जाती हूँ, वहाँ जाके ज़रा ताज़ा हवा खाती हूँ, मेरी तबीयत बेहतर होगी तो वापस नीचे आ जाऊँगी। अब जाहिर सी बात है, जब आप छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही मैं जीने के रास्ते या सीढ़ियों से होती हुई जब छत के ऊपर जा रही थी तो मेरे बराबर में एक जाली लगी हुई थी और उस जाली के ज़रिए बराबर वाले घर को या उसकी छत को बआसानी देखा जा सकता था। छत पे चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से ही जब मेरी नज़र बराबर वाली छत के ऊपर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा इस छत के ऊपर आखिर में एक पलंग पड़ा हुआ है और शायद उस पलंग के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है। अजीब बात यह थी कि रात के इस पहर में वो औरत न सिर्फ छत के ऊपर बैठी हुई थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने बालों में कंघी कर रही है। अच्छा, बात यह थी कि हमारा भी साल के अंदर कभी कभी यहाँ पे आना होता था, तो हम अपडेटेड नहीं थे। हो सकता है कि ये जो बराबर वाला घर था, जो छत थी, वहाँ पे कोई किराएदार आके आबाद हो चुके हों। यह सोचने के बाद मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और मैं सीधी छत के ऊपर जाके बैठ गई। मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट तक मैं छत पे मौजूद रही। जब मुझे लगा कि मेरी तबीयत कदरे बेहतर हो चुकी है तो मैंने दोबारा से बराबर वाली छत पे या जो बराबर वाला घर था उसके ऊपर देखना शुरू किया। अब की बार जब मैंने बराबर वाली छत के ऊपर देखा तो वहाँ पे ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही वहाँ पे कोई पलंग या इस तरह की चीज़ नज़र आ रही थी। मेरा ख्याल है कि जो भी औरत यहाँ पे बैठी हुई थी वो पलंग के हमरा वापस नीचे चली गई थी। खैर, मैं नीचे आई, नीचे अपने बच्चों और हस्बैंड के पास आके मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। मुश्किल से मुझे 5 या 10 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मुकम्मल तौर पे जाग रही थी। मुझे एकदम से बराबर वाली छत से ऐसा लगा जैसे बच्चों के भागने की या शोर करने की आवाज़ आने लगी। पहले तो ये महसूस हुआ जैसे बहुत सारे बच्चे बराबर वालों की छत पे मौजूद हैं और जैसे कि आमतौर पे बच्चे छत के ऊपर खेलते हैं, शोर किया करते हैं,
वैसे ही एक शोर सा महसूस हो रहा था। कुछ देर तक शोर की आवाज़ आती रही और बिला आखिर देखते ही देखते ये जो बच्चों के खेलने की आवाज़ थी ये मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। जब ये बच्चों की आवाज़ें बंद हुई तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में जाने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं गुनूदगी में थी, यानी मैं ना सोई भी थी ना जाग रही थी। बस एक बीच की सी कैफियत थी जो मुझ पे तारी थी। इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ जैसे कि कोई औरत है या कोई लड़की है जो मुसलसल गाना गा रही है, या फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ मुझे महसूस होने लगी। अब ये आवाज़ सुन के बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में ये किसी लड़की या किसी औरत की आवाज़ है, और बड़ी ही बेसुरी सी आवाज़ है, यानी कि जो भी गाना गा रहा है या गुनगुना रहा है कुछ भारी सी अजीब सी उसकी आवाज़ है। अब जाहिर सी बात है इस रात में, इस पहर में किसी का इस तरह से अपनी छत के ऊपर गाना गाना यह सरासर दूसरों के लिए परेशानी का बायस हुआ करता है। कुछ देर तक जब मुझे मुसलसल गाना गाने की या गुनगुनाने की आवाज़ आती चली गई तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जाती हूँ और जाके बराबर वाली छत पे झांकती हूँ। अगर वाकई में इनके घर की कोई औरत इस तरह से गाना गा रही है तो मैं उसको कहूँगी ये रात के इस पहर में गाना गाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह आप ना सिर्फ अपना बल्कि हमारा भी सुकून बर्बाद कर रही हैं। अब ये सोचते ही जब मैं अपनी छत के ऊपर आई और मैंने अपनी छत से बराबर वाली छत पे झांकना शुरू किया तो एक अजीब मंजर था जो मेरे सामने मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उस छत के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कि एक बड़ी फैमिली के बहुत सारे अफराद हों। इन अफराद में ज़्यादातर औरतें थीं, जबकि इक्का दुक्का मर्द भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों के दरमियान एक औरत थी जो कि मुसलसल पलंग के ऊपर बैठी हुई थी और वह बाकायदा तालियां बजा बजा के कोई गाना गा रही थी। समझ से बाहर था कि किस तरह के लोग थे कि रात के इस पहर में, इतनी रात में, ये अपने प्रोग्राम को या किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे और इनको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। खैर अल्लाह जानता है कि मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने जैसे तैसे ये रात गुजारी और मैं सोच चुकी थी कि अगले दिन मैं इनके घर जाऊंगी और वहाँ जाके इनके घर वालों को या इनके जो भी बड़े हैं उनको शिकायत करूंगी। खैर इत्तेफाक से अगली सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे कुछ अजीब सा टेम्परेचर सा महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो टेम्परेचर था ये बाकायदा बुखार के अंदर तब्दील हो चुका था और अब मुझे लग रहा था मेरे पूरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो चुका है। खैर मैंने दवा वगैरह ली। दवा लेने के बाद जब शाम तक मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई तो इत्तेफाक से मेरा अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बाहर निकलना हुआ। अब क्योंकि हमारे पास गाड़ी मौजूद थी, हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद जो ही हम लोग बाहर की तरफ आए तो इत्तेफाक से जो हमारी गली का चौकीदार था, या आप कह सकते कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था जो कि सालों से कहा जाता है कि इस एरिए में काम किया करता है। मेरे शौहर का जब उससे आमना सामना हुआ, सलाम दुआ हुई, तो वो पूछने लगा कि आप सब खैरियत से हैं, किसी भी किस्म का मसला तो नहीं है जो आपको अपने घर में पेश आ रहा हो। जब उस आदमी ने इस तरह से बोला तो मैंने उससे बोला कि हमारे बराबर वाले घर वाले बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं। ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं रात के औकात में, यानी रात के 3-4 बजे छतों पे बैठ के इनकी औरतें गाने बाजे किया करती हैं। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था या जो भी बुजुर्ग आदमी था वो कहने लगा कि आप किस घर की बात कर रही हैं। मैंने उसको एग्जैक्टली बताया कि हमारे घर के बिल्कुल बराबर वाला जो घर है, जिस घर की छत हमें अपने घर से बाकायदा दिखाई देती है, कल पूरी रात यहाँ पे छत के ऊपर बहुत सारे लोग मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे इनके घर में कोई इवेंट चल रहा है। ये सुनने के बाद चौकीदार बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा कि 1-2 दिन पहले तक तो ये जो घर था ये मुकम्मल तौर पे खाली था और यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी फैमिली मौजूद नहीं थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इन 2-3 दिनों में कोई नई फैमिली यहाँ पे आके आबाद हुई हो और इस बारे में मुझे मालूमात ना हो। चले फिर भी मेरा इनसे कोई राब्ता होता है या सामना होता है तो मैं इनसे जाके मिलता हूँ और इनके जो भी बड़े हैं उनको शिकायत करता हूँ। अब ये कहने के बाद चौकीदार अपने रास्ते हो लिया और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे हम लोग वहाँ चले गए। इत्तेफाक से अगले दिन जब दोबारा से हमारी इस चौकीदार से मुलाकात हुई और जब मेरे शौहर ने या मैंने इस फैमिली के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि बड़ी अजीब बात है कि जब मैंने इस मोहल्ले से या यहाँ पे जो लोग रहा करते हैं
ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनसे पूछा है कि इस घर में कौन आके आबाद हुआ है, तो उनका ये मानना है या ये कहना है कि ये जो घर है ये पिछले 1-1.5 साल से मुकम्मल तौर पे खाली है और इस वक्त इस घर के अंदर कोई भी फैमिली मौजूद नहीं है। इवन के इनमें से जो एक स्टेट एजेंट था उसने ये भी कहा कि इस घर की जो चाबियाँ हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और इस घर के अंदर जो ताला लगा हुआ है वो मेरे हाथों से लगाया गया है। इस घर के अंदर किसी फैमिली का मौजूद होना या इस तरह से किसी औरत का या लोगों का नज़र आना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। ये घर पहले भी मुकम्मल तौर पे खाली था और उनके मुताबिक आज भी मुकम्मल तौर पे खाली है। और वाकई में जब ये बात सुनने के बाद मैंने, मेरे शौहर ने और बाकी लोगों ने वहाँ जाके देखा तो इस घर के दरवाजे पे न सिर्फ ताले लगे हुए थे बल्कि दरवाजे की जो हालत थी या घर की जो हालत थी उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दरवाजे पे, पूरे घर में, पूरी सीढ़ियों पे जगह जगह जाले मौजूद हैं। वैसे भी अगर कोई इस घर में रात के औकात में आता या आने के बाद जाता तो दरवाजे के ऊपर या कुंडी के ऊपर जो मिट्टी मौजूद है वो मौजूद ना होती। ये जो मिट्टी थी ये इस बात की यकीन दहानी थी कि पिछले 1-1.5 साल से इस दरवाजे को या इस घर को ना ही खोला गया है ना ही यहाँ पे कोई आके रुका है। आप यकीन करें कि ये सुनने और देखने के बाद जो मेरी हालत थी वो इस कदर बुरी थी कि मेरे लिए बाकी दिन पाकिस्तान में गुजारना, ख़ास तौर पे उस घर के अंदर गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में भी जिन साहब ने ये स्टोरी शेयर की है वो नहीं चाहते कि उनके अदारे का या उनका नाम लिया जाए। ये बताते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग थी ये मुख्तलिफ इलाकों में कर दी जाती थी और आम तौर पे ये जो सदर का एरिया है या उससे आगे का एरिया है वहाँ पे ये पोस्ट हुआ करते थे। इनकी खुद से भी ख्वाहिश थी कि रात के औकात में या नाइट ड्यूटी में इनको बुलाया जाए। अक्सर ऐसा होता था कि अपनी टीम के हमरा गाड़ी में निकला करते थे और पूरे एरिया का या पूरे रोड्स का जायज़ा लिया करते थे और जहाँ पे भी इनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब नज़र आती थी तो ये उसको मैनेज करने की कोशिश किया करते थे। ये बताते हैं कि वैसे ही एक रात थी और मैं इत्तफाक से, आप कह सकते हैं कि नेटी जेटी का जो पुल है उसके बिल्कुल करीब मौजूद था। कुछ इस तरह के टास्क थे या कुछ इस तरह की ज़रूरत थी कि हमें कहा गया था कि पूरी रात आपको यहीं पे ही खड़ा रहना है और इस पूरे एरिया की, ख़ास तौर पे इस पुल की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। ये बताते हैं कि इत्तफाक से जो मेरे साथ लोग मौजूद थे उनमें से जो 2 लोग थे वो नीचे चले गए, यानी पुल से नीचे उतरे। शायद वो खाना खाने गए थे या चाय पीने गए थे। बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे बराबर में एक और अफसर बैठा हुआ था और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। अभी जबकि हम दोनों बातें कर रहे थे तो एकदम से ऐसा लगा कि किसी औरत की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब जैसे ही हमें किसी औरत की चीखने की आवाज़ आना शुरू हुई तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा फ़र्ज़ था कि हम उधर जाएं, जाके देखें और उस औरत की मदद कर सकें। जब हमने तयन किया तो हमने देखा कि जो नेटी जेटी का मेन पुल है वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को नोच रही है या अपने बालों को खींच रही है। उसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मांग में संदूर मौजूद है। बहरहाल जैसे ही हमने उस औरत को देखा तो हम फ़ौरन से बाहर निकले और हमारी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है उसके पास जाके उससे पूछें कि आखिर क्या मसला है और तुम इतनी बुरी तरह क्यों चीख रही हो। आमतौर पे ये जो पुल है यहाँ पे लोग उल्टे सीधे काम यानी कि ख़ुदकुशी वगैरह करने के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल किया करते हैं। बहरहाल जब इन्होंने औरत को चीखते हुए उसी पॉइंट पे देखा तो इनका पहला इंप्रेशन यही था कि शायद ये जो औरत है ये घर में लड़ने की वजह से या किसी वजह से खुदकुशी करने के लिए इस जगह पहुंची है। ये फ़ौरन से गाड़ी से उतरे। अब क्योंकि ये पैदल 2 या 3 मिनट का रास्ता था तो भागते हुए ये उस पॉइंट पे पहुंचने लगे।
और बिलाखिर जब ये उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो जो औरत है वो अजीब तरीके से इन दोनों को देख के हंस रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पागल औरत है या इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। ये बताते हैं कि जैसे ही हम उसके बिल्कुल करीब पहुंचे और हमने उससे पूछा कि सब खैरियत तो है, तुम चीख क्यों रही थी, तो हमने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ब्लड रेड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है या उसकी आंखों से खून बह रहा है। इससे पहले कि वो हमारी बात का जवाब देती या हमें रिस्पॉन्स करती, हमारे सामने ही सामने ये जो औरत थी इसने अजीब तरीके से एक जंप मारी और वो कुछ इस तरह से जंप मारी थी कि वो सीधा पानी के अंदर गिर गई। अब पहला इंप्रेशन तो यही था कि शायद इस औरत ने खुदकुशी की है और इसका जो जहनी तवाज़ुन था वो ख़राब था। ये बताते हैं कि जैसे ही वो पानी के अंदर कूदी और हम फ़ौरन से उसको पकड़ने के लिए या उसको देखने के लिए जैसे ही दीवार के पास आए तो ना ही नीचे वो औरत मौजूद थी और ना ही जैसे जब कोई ऊपर से गिरता है तो पानी की एक आवाज़ आती है या पानी अपनी जगह से हिल रहा होता है, ऐसी कोई सिचुएशन थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस जगह से किसी औरत ने नीचे छलांग भी मारी है। अगर उस औरत ने यहाँ से छलांग मारने के बाद खुदकुशी नहीं की थी या वो नीचे नहीं गिरी थी तो वो यहाँ से कूदने के बाद बिला आखिर नीचे जाने के बजाय कहाँ गायब हो गई थी। अभी हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि इसी दौरानिए में पीछे से जो हमारे और भी कुलीग थे या जो और भी साथी थे वो आ चुके थे और वो हमसे पूछने लगे कि सब खैरियत तो है। हमने उनको बताया कि एक औरत यहाँ पे खड़ी हुई थी और हमारी आंखों के सामने सामने उसने नीचे जंप मारी है, लेकिन बजाय इसके वो नीचे गिरती या पानी में नजर आती या पानी हिलता, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में तहलील हो चुकी है। तो उनमें से जो एक हमारा सिपाही था या जो भी एक कुलीग था उसने कहा कि भाई ये जो जगह है ये हॉन्टेड जगह है और इस जगह के बारे में अक्सर सुना गया है कि रात के औकात में यहाँ पे एक औरत नज़र आती है जो इसी तरह चीखती है, ना सिर्फ चीखती है बल्कि चीखने के बाद नीचे कूदने की कोशिश करती है और जब वो यहाँ से कूदती है तो बजाय इसके कि वो नीचे गिरे, पानी में गिरने के बजाय वो हवा में ही गायब हो जाया करती है। अब ये अजीब बात थी जो वो हमें बता रहा था और हम तो पहले ये समझ रहे थे कि शायद हमसे कोई गलती हो चुकी है और हम उस औरत को नहीं रोक सके, ना उस औरत को बचा सके। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद बिला आखिर हम लोग हमारी जो गाड़ी थी उसी पॉइंट पे आके बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अभी हमें यहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मज़ीद गुजरा था तो इत्तफाक से दोबारा से किसी औरत की चीखने की या रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये जो आवाज़ थी ना सिर्फ इनको सुनाई दे रही थी बल्कि इनके साथ साथ जो इनके साथी थे या जो भी कोलीग्स थे उनको भी सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनने के बाद जब इन्होंने उसी पॉइंट पे जहाँ पे पहले औरत नज़र आई थी देखा तो इन्होंने देखा कि वही औरत वैसी ही हुलिये में, वैसी ही आंखों के साथ, वैसे ही वहाँ पे खड़ी हुई चीख रही है। कभी ऐसा लगता है कि वो अपने बाल खींच रही है, कभी ऐसा लगता है कि वो अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा रही है। खैर अब ये जब दोबारा से बाहर निकले और इन लोगों ने उस औरत की तरफ भाग के पहुँचने की कोशिश शुरू की तो इससे पहले कि ये वहाँ पे पहुँचते वो जो औरत थी वैसे ही एकदम से हवा में उछली और इनकी आंखों के सामने सामने वो पानी के अंदर कूद गई। अब जब वो पानी में कूदी तो ये लोग मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर उस पॉइंट पे या उस जगह पे पहुंच चुके थे। ये जैसे ही वहां पे पहुंचे तो वहां पे ना कोई पानी में गिरने की आवाज आई थी, ना ही पानी हिल रहा था और ना ही नीचे कोई ऐसे इस तरह के आसार नजर आ रहे थे जैसे कोई पानी के अंदर कूदा हो। एक अजीब कशमकश थी जो इन लोगों के ऊपर तारी थी और एक अजीब खौफ था जो इन सब के दिलों में मौजूद था। खैर इनमें एक साहब थे जो बड़े नमाजी परहेजगार थे, जो सोम सलात के पाबंद थे। तो उन्होंने सबसे पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत की और आयतुल कुर्सी के बाद जो सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत हैं उनका
जिक्र करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो मुसलसल तिलावत करते रहे और इसके बाद दोबारा से हम उसी पॉइंट पे या अपनी जगह पे आके बैठ गए। पूरी रात हम लोग वहाँ पे खौफ के आलम में बैठे हुए थे और हमें हर गुजरते हुए लम्हे में ये लग रहा था कि जैसे एकदम से दोबारा से औरत के रोने की, ये चीखने की आवाज़ें सुनाई देंगी और दोबारा से ही ऐसा लगेगा जैसे कोई औरत है जो पानी से नीचे कूद के खुदकुशी कर रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद वो जो भी बदरू थी या जो भी मखलूक थी, ना वो नज़र आई और ना ही उसकी आवाज़ें सुनाई दी। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।